हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज, जहां पर हम IND IFS उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द एंटायर सिलेबस, नॉट जस्ट IND IFS, बाकी पेपर्स का भी। इस सेशन में हम IND IFS का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड से रादर अ चैप्टर नंबर 22 ऑफ मॉड्यूल सी, दैट इज इंडियन बैंकिंग लॉस, RBI एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये देखेंगे। ओके, तो ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, इसमें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड। तो प्लीज इस सेशन के एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और साथ के साथ JIB एग्जाम के अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका ट्रेंड जानकर आप आगे के क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंकिंग लॉस, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। सिंपल सा चैप्टर है, यहाँ पर दो लॉस दिए हुए हैं। इनमें कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉस कौन कौन से हैं इन टोटल, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट वालों की बात करें, वैसे तो बहुत सारे, बट इंपॉर्टेंट वंस आर दीज। तो फर्स्टली वी हैव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। क्या है ये एक्ट? इसके तहत RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, एंड उससे रिलेटेड रूल्स, नॉर्म्स, एवरीथिंग इज गिवन। नाउ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अब कई सारे और बैंक्स उसके अंडर एस्टैब्लिश करने हैं, इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से रेगुलेट किए जाएंगे बाय RBI या फिर विच एंटिटी, इस तरीके से इससे रिलेटेड यहाँ पर सारा कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, इसमें स्टेट बैंक के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अब स्टेट बैंक के साथ कई सारे एसोसिएट बैंक, सब्सिडियरी बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया था। SBI के साथ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, इस तरह से काफी सारे, तो उनसे रिलेटेड 1959 का ये एक्ट है। अब आगे के दो एक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके तहत क्रेडिट डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। हुएवर इज जो भी अपना पैसा डिपॉजिट्स में डाल रहे हैं, उनको एक इंश्योरेंस, यू विल टेल मी कि कितना अमाउंट है। कोई भी अगर बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, मेनली बैंक्स में अपना पैसा डाल रहा है, तो उस के साथ इंश्योरेंस जो जुड़ा हुआ है वो कितना अमाउंट का है। इफ यू हैव एन आइडिया, यू कैन टेल मी। एंड ये DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अब ये दोनों जो एक्ट्स है, इसके बारे में हमने नेशनलाइजेशन वाले टॉपिक में देखा था। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स 1970, जहां पर कितने बैंक्स नेशनलाइज किए गए हैं? 1969 में हमने देखा था ना कि 14 बैंक्स, जिनका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 50 करोड़ उनके पास डिपॉजिट्स होने चाहिए, दैट वाज द क्राइटेरिया, ये बैंक नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। अब बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स 1980, तो 1980 में अगेन 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ईच बैंक हैड टू हैव 200 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा के अगर उनके पास डिपॉजिट्स है, तो वो नेशनलाइज किए गए थे। एंड फाइनली स्टेट बैंक्स, कई सारे जो स्टेट बैंक्स थे उन सभी को मर्ज करके SBI बना दिया गया था 2018 में। सो दीज आर द एक्ट्स। सो हमारा इस चैप्टर में डिस्कशन के टॉपिक रहेंगे ये दोनों, बाकी एक्ट्स हम थोड़ा बहुत पहले देख चुके हैं। सो द फर्स्ट वन ओवर हियर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखें, 1927 में एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का बिल लाया गया था कि भाई हमें ऐसा कोई बॉडी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसका कंसेप्शन इससे पहले हमारे BR अम्बेडकर जी ने दिया था, RBI जैसे इंस्टीट्यूशन का। और 1926 में आया था, 1927 में ये बिल ला दिया गया था। 1933 में फिर आगे एक वाइट पेपर लाई गई थी। उस टाइम पे ऑब्वियसली 1947 से पहले का बात है ये सब, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इंडिया को चला रही थी, ऑफ कोर्स विद इंडियन डेलीगेट्स आल्सो इन द ऑन द हाई पोजीशंस, ठीक है। तो 1933 में अगर हम देखें व्हाइट पेपर, यानी कि एक पेपर लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड कि हमें क्या क्या चाहिए। उसमें से एक पॉइंट था कि हमें RBI की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सजेस्ट किया गया, एक बिल लाया गया 1934 में, जिसे एक्ट बना दिया गया इन 1934, एंड RBI एक्ट 1934 आया, यानी कि हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ये एक्ट आ गया था। 35 में RBI को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड यू विल बी फैसिनेटेड टू नो कि RBI को एस्टैब्लिश किया गया था एज अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल भी नहीं था एट दैट टाइम, स्टेक होल्डिंग भी नहीं था। 5 करोड़ का इनिशियल कैपिटल
के थ्रू इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो इफ़ यू रिमेंबर वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके लिए भी 5 करोड़ रिक्वायरमेंट थी इनिशियली। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी। अब ये RBI को एस्टैब्लिश तो कर दिया गया 35 में। RBI was the central bank for not just for India but for Myanmar as well as Pakistan। तो जब म्यांमार और पाकिस्तान अलग हुए तो उनका अपना उन्होंने बैंक एस्टैब्लिश किया, एंड RBI जो है उनके लिए सेंट्रल बैंक नहीं रहा। अब 1949 में, अब हमने तो ये तो देख लिया कि RBI वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइवेट एंटिटी। अब इसे गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंडर लेकर आना है ना, तो 1948 में इसका एक्ट आया, रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। 49 1 जनवरी को RBI नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले आया गया। अब और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्ट्स देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शंस देखते हैं फ्रॉम दिस एक्ट। फर्स्टली वी विल सी सेक्शन 3। तो इनिशियल जो सेक्शन है उन्हीं से मेनली क्वेश्चन आता है, RBI एक्ट एज वेल एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। विल सी सम क्वेश्चंस आल्सो प्रीवियसली जो आ चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल ऑफ दिस एक्ट वो दिया हुआ है। अब सेकंड चैप्टर के ये सेक्शंस हम देख रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि RBI को इनकॉर्पोरेट एंड एस्टैब्लिश करना है, और ये मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, जिस वजह से RBI को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लेशन टारगेट करना, एंड ऑल्सो ये चीज़ें भी ऐड की गई लेटर ऑन। एंड जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको भी मैनेज करना, एंड कई सारे ऐसे जो मैंडेट है, ड्यूटीज हैं, ये RBI को दिए गए। वन ऑफ द मेन थिंग वाज कि करेंसी का प्रिंटिंग एंड ऑल को मैनेज करने से रिलेटेड एक एंटिटी को लाना था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक लीगली एस्टैब्लिश्ड एज पर द एक्ट एक बॉडी होगा जिसका सील खुद का जो है लोगो एंड ऑल रहेंगे, एंड दोज विल बी रियली लीगली वैलिड। ठीक है, कहीं पे ये पेपर पे अगर ये है तो दैट मीन्स दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ RBI। अब सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इसमें दिया हुआ है कि RBI को स्टैब्लिश करने के लिए कितना कैपिटल, कितना मनी का रिक्वायरमेंट था इनिशियली। सो इनिशियल पेड अप कैपिटल दैट वाज रिक्वायर्ड वाज 5 करोड़ रुपीस। तो प्लीज रिमेंबर दिस 5 करोड़ नंबर। अब इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सेक्शन 7 एंड 8 जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसका RBI का कैसे किया जाता है, यूजिंग अ सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हम देखें सेक्शन 7 में इसके प्रोविजंस है। इसमें कौन कौन है, बेसिकली यू विल बी हैविंग अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन फंक्शन क्या है, दे विल बी टेकिंग केयर के किस तरीके से RBI के फंक्शंस चलेंगे, RBI के जो लोकल बोर्ड्स है, रीजनल ऑफिसेस हैं, उन सभी को कैसे मैनेज किया जाएगा, एंड एक्टिविटीज कैसे मैनेज किए जाएंगे। ये तो मेनली इसमें गवर्नर ऑफ RBI, तो द हेड ऑफ द RBI वी कैन से इज द गवर्नर ऑफ RBI, जिनका सिग्नेचर आप नोट पे भी देखते हैं। एंड RBI गवर्नर के साथ साथ 4 या उससे कम डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं, उनके नीचे का पोस्ट है ये। एंड ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भी डायरेक्टर्स इसमें होते हैं। अभी डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर्स आते हैं। अब लोकल बोर्ड का मतलब क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यहाँ चारों जो रीजन्स है इसमें एक एक लोकल बोर्ड है RBI का, एक लोकल वी वुड से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जैसा है, व्हिच इज कॉल्ड अ लोकल बोर्ड। तो ये लोकल बोर्ड, ईच लोकल बोर्ड से एक एक पर्सन जो है एक्स ऑफिशियो बेसिस पर, यानी कि वो लोकल बोर्ड का भी पार्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पार्ट है। तो इस तरीके से दोनों ऑफिसर्स का पार्ट है। तो वैसे 4 डायरेक्टर्स, 4 लोकल बोर्ड्स है ना चारों डायरेक्शंस में, तो 4 डायरेक्टर्स वहां से, और 10 डायरेक्टर्स वेरियस फील्ड से 4 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, तो वैसे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है। अब किस तरह के मेंबर्स है, गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर तो फुल टाइम है, बाकी सारे आपके जो है मेयर मिनॉट एक्स ऑफिशियो मेनली है, यानी कि 2 ऑफिसर्स होल्ड कर रहे हैं। गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर जो है 5 ईयर्स तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पहले भी उन्हें डिसमिस कर सकती है, जैसा कई बार हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली। अब सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट अगर हम देखें तो इसमें लोकल बोर्ड के बारे में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन भी, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। इवन पिछला 7 एंड 8 सेक्शन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 में लोकल बोर्ड, यानी कि 4 जो हमारे रीजन्स हैं इनके बारे में, एज आई टोल्ड यू, शेड्यूल 1 ऑफ द RBI एक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 4 रीजन्स जो है डिस्क्राइब्ड है। अब शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट में क्या है, हु विल टेल मी,
प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या है शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में क्या क्या आपको मेंशन देखने को मिलता है, प्लीज लेट मी नो। अब 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनसे इनमें 4 लोकल बोर्ड्स हैं। ईच लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स एंड ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होंगे एंड इंडिजिनस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर्स वगैरह जो है मेनली अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो रीजनल इफेक्ट रहे उस पर्टिकुलर एरिया का, जो रिक्वायरमेंट्स है एंड एवरीथिंग पता हो उन्हें, उसके बेसिस पर चीज़ें चले। 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक का इनका टेन्योर हो सकता है 2 टर्म्स के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा इफ सी सेक्शन 11 एंड 13 में, 11 में किस तरीके से आरबीआई के गवर्नर हो, डिप्यूटी गवर्नर हो, डायरेक्टर हो, लोकल बोर्ड मेंबर हो, उनको रिमूव किया जा सकता है एनी टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स विद वैलिड रीजंस। मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड किस तरीके से लिए जाएंगे, ये सेक्शन 13 में दिया हुआ है। 6 टाइम्स पर ईयर एंड एवरी, ऐसा नहीं है कि 6 टाइम्स एवरी ईयर में लेना है तो सारे 6 मीटिंग्स हम जनवरी में लेके खत्म कर देंगे, नो, एवरी क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए पक्का, ठीक है। बाकी दो आप कभी भी लो। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर इस पर्टिकुलर जो सेंट्रल बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट एंड हेड होंगे। इक्वालिटी, अगर वोट्स में इक्वालिटी आती है, जैसे लेट से 100 मेंबर्स हैं और ये 100 मेंबर्स में से 50 ने यस कहा, 50 ने नो कहा, तो अब क्या किया जाए, यस क्या नो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द गवर्नर या डिप्यूटी गवर्नर जो भी होगा, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा एग्जाम में आता है। मई 2023 का है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ आरबीआई एक्ट पेड अप कैपिटल कितना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी नो द आंसर, प्लीज पॉज करके ट्राई करिए आंसर करने के लिए। Yes, 5 crore rupees. B is absolutely the right answer. Now, on the same line, section 13 का से रिलेटेड ये क्वेश्चन कि मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड किस फ्रीक्वेंसी से होते हैं, हाउ मेनी एटलीस्ट इन ईच ईयर, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड हम इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं एंड आगे भी पढ़ेंगे, तो इनके बीच कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल बोर्ड इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अलग से बनती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने 4 टाइम्स पर ईयर मैंडेट है एज पर आरबीआई एक्ट, एंड सेंट्रल बोर्ड का 6 टाइम्स पर ईयर मैंडेट है कि साल में 6 बार, एंड एवरी क्वार्टर में कितने बार, 1 टाइम एटलीस्ट जो है मीटिंग होनी चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने लोकल बोर्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 का, ऑब्वियसली द आंसर इज यस 4C। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड का मेंबर इसमें से कौन नहीं है, आरबीआई गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है, एग्जीक्यूटिव गवर्नर के बारे में तो नहीं सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी भी मेंबर होता है, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नर का तो नहीं सुना, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और प्रोविजन देखें, अब चैप्टर 3 में हम आ गए, सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। 20 सेक्शन अगर हम देखें, बैंकर, आरबीआई एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी फंड्स है, मनी है, वो आरबीआई के साथ मेंटेन करता है। नॉट जस्ट दैट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है तो डेट मैनेजमेंट का भी काम आरबीआई का ही है, ठीक है। पेमेंट, एक्सचेंज, रेमिटेंस, बैंकिंग ऑपरेशन, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से अपना डेट को मैनेज करना चाहिए, उसमें हेल्प करने का काम आरबीआई का है। दैट डजंट मीन कि नोट प्रिंट करके एकदम से दे देगा, वो पहले चलता था बट अब नहीं है। अब बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट नहीं है, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ये बाय डिफॉल्ट बैंकर है, बट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, एक एग्रीमेंट करना होता है। लाइक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इफ वांट्स टू डू हैव आरबीआई एज द बैंकर, तो इट हैज टू गो फॉर एन एग्रीमेंट एंड देन इट आरबीआई विल डू द सेम फंक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। डेट, लोन मैनेजमेंट वगैरह एंड डिपॉजिट एंड ऑल भी मेंटेन किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 22 अगर हम देखें, यहाँ पर करेंसी इशू करने का सोल राइट इंडिया में, करेंसी नोट स्पेसिफिकली, कॉइन्स क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, नोट को इशू करने का सोल राइट इंडिया में आरबीआई के पास है, तो ये चीज सेक्शन 22 में दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पहले इसके पास था, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, अब आरबीआई के पास ये सोल राइट है। अब डिनोमिनेशंस कौन से हो सकते हैं, सेक्शन 24 में दिया हुआ है कि 2, 5, 10 इस तरीके से मैक्सिमम 10,000 का डिनोमिनेशन हो सकता है। आज के डेट में मैक्सिमम नोट का डिनोमिनेशन कितना है हमारे इकोनॉमी में, बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लीज लेट मी नो। और कोई भी अगर आपको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करना है नोट को, नोटबंदी जैसे हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड बाय कंसल्टिंग विद द सेंट्रल बोर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस, सेंट्रल बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि नोट कंटिन्यू करना है नहीं, कंसल्टेशन सेंट्रल बोर्ड से ली जाएगी, डिसीजन सेंट्रल बोर्ड का नहीं है। तो मेन एंटिटी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु विल बी डिसाइडिंग दिस। अब इसके अलावा 26, 27 सेक्शंस में लीगल टेंडर करेंसी नोट्स के बारे में है कि अगर करेंसी नोट प्रिंट कर दो तो एक कागज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, मैं भी प्रिंट कर दूं तो दैट पर्टिकुलर पेपर एक्चुअली हैज सम लीगल बैकिंग,
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल बैकिंग यानी कि इस आरबीआई एक्ट के तहत वो नोट की वैलिडिटी है, वरना तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज आरबीआई एक्ट इज देयर, नोट की वैलिडिटी है कि हाँ ये 10 रुपीज का नोट है। अब टेंडर का मतलब है कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसमें यूज करने का यहाँ पर राइट है। तो अगर ये लीगल टेंडर नहीं रहा, इस तरह का डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड से रिकमेंड करके, विच वी हैव ऑलरेडी सीन 27 सेक्शन में कि कोई भी नोट्स अगर खराब हैं या फिर टॉन है, डिफेस्ड है, तो आरबीआई का ये ड्यूटी नहीं है कि उसको फिर से प्रिंट करना। आरबीआई विल सी क्या करना क्या नहीं। कई लोग कहते हैं कि फटा हुआ नोट आरबीआई के पास ले जाओ, नया दे देंगे पक्का। तो इट इज़ नॉट द ड्यूटी, इट इज़ नॉट द राइट ऑफ द पर्सन टू गेट दैट नोट। आरबीआई विल डिसाइड विद सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या करना है। अब इसके अलावा सेक्शन 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई कर सकता है कि नहीं, सेल और बाय फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है, फॉरेन करेंसीज रिलेटेड बैंक्स जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एंड उसका डेजिग्नेशन आरबीआई देता है कि हाँ कौन कर सकता है कौन नहीं। और बैंक्स कितना लेवल तक ये ट्रांजैक्शंस, कितना लेवल से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, टू एटलीस्ट 2 लाख रुपीस या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, या फिर 2 लाख तक के। ठीक है, तो ये ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। हु इज दिस ऑथराइज्ड पर्सन? ऑथराइज्ड पर्सन आरबीआई खुद डेजिग्नेट करता है। लाइक एसबीआई को ऑथराइज्ड पर्सन डेजिग्नेट किया गया है कि भाई तुम फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज लेना देना कर सकते हो इस तरीके से, एंड देन 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस वो करेंगे, या फिर 2 लाख के। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 42, जिसमें कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया गया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। दीज आर द रिजर्व्स दैट द बैंक्स मेंटेन। अब सीआरआर बैंक्स मेंटेन करते हैं, क्या होता है उसमें? उसमें होता है कैश। कहाँ पर मेंटेन करते हैं? आरबीआई के पास। एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में जो भी बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स, उन सभी को ये सीआरआर मेंटेन करना है, विच इज एक्चुअली परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये सीआरआर जब भी आपका आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर आपको चेक कर लेना है कि कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि जो डिपॉजिट्स आते हैं, लेट्स से 100 रुपीज एक बैंक में है, अब इसका लेट्स से 6% है या जो भी है सीआरआर, तो दैट 6 रुपीज हैज टू बी मेंटेन्ड एज अ कैश रिजर्व रेशियो। तो यू कैन जस्ट चेक दिस थिंग फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट। यहाँ पर जाइए आरबीआई के वेबसाइट पे, एंड वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वेबसाइट पे ही रिजर्व रेशियो सीआरआर इज एक्चुअली 4%। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस, 4% है सीआरआर। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने टाइम पे, राइट, क्या जो भी है ये चेक करके जरूर जाइएगा। ऑल्सो यू शुड नो अबाउट द एसएलआर। एसएलआर इज 18%। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट वगैरह सब कुछ पढ़ा था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर ये चेक कर लीजिए। ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है एवरी 2 मंथ्स में, तो दैट इज वाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, हाफ मार्क का 1 मार्क का, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। दैट वाज द आरबीआई एक्ट। नो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 to 5, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज द नेम सजेस्ट। पहले क्या था, बैंक्स एस्टैब्लिश किए जाते थे। अब बैंक को भी कोई लीगल बैकिंग होना चाहिए ना, किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हो रहा है, तो एक कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश होते थे एज अ बैंकिंग कंपनी। बट उसमें बैंक के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस उन सबको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया कंपनीज एक्ट में, तो सोचा गया कि बैंक्स के लिए नया एक और एक्ट लेकर आते हैं, एंड कैसे आरबीआई इनको रेगुलेट करेगा वो भी, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया। सबसे पहले सेक्शन में टाइटल कि हाँ ये क्या होगा, ये किसको अप्लीकेबल है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज विच आर व्हाट, किस रूरल या अर्बन में आपको ये देखने को मिलते हैं। दिस आर द कोऑपरेटिव बैंक वी कैन से इन द रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में शॉर्ट टर्म के जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें विलेज लेवल पर आपको पीएसीएस देखने को मिलता है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट नहीं है। एंड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, यानी कि लॉन्ग टर्म के जो बैंक्स इन द रूरल एरियाज, वो भी इसके पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एवरीथिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स पहले नहीं थे, 1966 के बाद से ये आने लगे हैं अमेंडमेंट के वजह से। अब सेक्शन 5B में बैंकिंग क्या होता है, इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि बैंक्स जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते, लोन देते, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड बैंकिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स, दिस इज द कोर फंक्शन। अब सेक्शन 5C में बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन है कि जो ये बैंकिंग करता है, 5B में जो बैंकिंग दिया हुआ है वो करते हैं, दे आर बैंकिंग कंपनी। 5CC में ब्रांच या ब्रांच ऑफिस रिलेटेड प्रोविजन है। अब पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट सेक्शन 6 अगर हम देखें, 6 to 36 AG के इंपॉर्टेंट सेक्शन हम देख रहे हैं, नॉट ऑल, एज बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है।
और सेक्शन 6 में अगर हम देखें तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक्चुअली बैंक्स कर सकते हैं, बोरोइंग, लेंडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बुलियन, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह सब कुछ ये जो है दिया हुआ है कि जो बैंक्स कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स और से रिलेटेड और क्या है, सेक्शन 7 अगर हम देखें तो बैंकिंग कंपनी या बैंक, बैंकर, बैंकिंग ऐसा अपने नाम में जोड़ने का जरूरत, ठीक है, ऐसा काम जो है कोई और नहीं कर सकता। जिस जो बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं दे ओनली हैव टू हैव दिस नेम। अदरवाइज अगर कोई बैंक है और उसने बैंक, बैंकर नहीं लगाया है तो वो फिर सही नहीं है। तो बैंकिंग एक्टिविटीज जो कर रहे हैं दे हैव टू हैव दिस नेम। जो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहा है उनके नाम के आगे बैंक, बैंकर, बैंकिंग नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 8 एंड 9 की हम बात करें तो कौन से ऐसे फंक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, बैंक नहीं कर सकता। तो गुड्स अपने खुद के लिए, बैंक कह रहा है कि हाँ मेरे पास इतना सारा पैसा, चलो ये सामान खरीद के इसका ट्रेडिंग शुरू कर दो, नहीं, कैन नॉट डू दैट। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 7 साल से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। और अगर अपना खुद का यूज़ के लिए ठीक है, आपका बैंक का बिल्डिंग है ये वो सब रख सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और से जो है मॉर्गेज वगैरह लिया हुआ है, प्रॉपर्टी है तो, या देना लेना कुछ उससे वैल्यू डिराइव कर लेना कुछ, 7 ईयर से ज़्यादा आप किसी और का प्रॉपर्टी जो है अपने पास नहीं रख सकते। दिस इज गिवन इन सेक्शन 9। ठीक है, अब सेक्शन 10 की बात करें तो बहुत ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक कैसे किया जा रहा है, तो भी मैनेजिंग एजेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, डायरेक्टर होगा, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और वो डायरेक्टर्स इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्टेड या मॉरल टर्पिट्यूड के वजह से उन्हें कोई सिविल एक्ट्स के तहत जो है प्रोसिक्यूट ना किया गया हो। साथ के साथ ये दिया हुआ है कि जो डायरेक्टर है वो एक से ज़्यादा जो बैंक है उसमें डायरेक्टर नहीं होगा। लेट्स से कोई एक्सिस बैंक का भी डायरेक्टर है और यस बैंक का भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, एनी वन ओनली, ठीक है। नो कॉमन डायरेक्टर सेक्शन 16 में दिया हुआ है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बैंक के मेंबर्स हैं 51% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। एंड चेयरमैन जो है वन ऑफ द डायरेक्टर्स होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। तो सेक्शन 10 में कुछ चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली, बट दोज मे नॉट बी दैट रिलेवेंट फॉर अस, हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो अब सेक्शन 11 एंड 12 की बात करें तो कैपिटल एंड रिजर्व्स, इसमें सेक्शन 11 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने होने चाहिए, किसी बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए इनिशियल पैसा कितना चाहिए। तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्दो अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बट 1949 के टाइम पर ये सही था। अब 12 में दिया हुआ है कि कितना कितना कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। और इसमें पेड अप, ऑथराइज्ड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो ऑथराइज्ड कैपिटल की कितना जो है पैसा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, लेट्स से दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसमें से एटलीस्ट 50% जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल होना चाहिए, यानी कि ऐसा कि हाँ ये लेट्स से 100 करोड़ रुपीस एक बैंक जो है ले सकता है फ्रॉम द मार्केट, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। अभी ऑथराइज्ड कैपिटल से ये बताया जा रहा था एटलीस्ट 50% ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने प्रॉमिस कर दिया कि हम देंगे 50 करोड़ एटलीस्ट शुड बी व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से भी जो 25 करोड़ है वो आपको ये देखना होगा, यानी कि हाफ ऑफ दैट शुड बी पेड अप, यानी कि एक्चुअली पे किया हो। दैट इज अ रूल ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल। एंड शेयर्स इक्विटीज के बेसिस पर ही लेना है। एंड वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर जो भी है 10% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। आरबीआई इस चीज़ को 26% तक इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। So these were the sections that we had to discuss, and one important section from Banking Regulation Act is section 24, ठीक है। इसमें क्या है, SLR related provisions आपको दिए हुए हैं। ये बताया गया है कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें यू नो कि द कैश और गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में आप जो रिजर्व से मेंटेन कर सकते हैं विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में क्या है, ये बार बार एग्जाम में आता है तो प्लीज रिमेंबर, ठीक है। 42 में आपको सीआरआर रिलेटेड प्रोविजंस। अब दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट, ये सेक्शन भी बार बार एग्जाम में आता है। लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर, ठीक है। ऑल्दो डिटेल में ये सेक्शन के बारे में मैंने बताया नहीं है, बट आप थोड़ा रिसर्च करके बता सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू दैट एडुटैप हैज कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। वन ऑफ दोज कोर्सेज इज द मास्टर कोर्स, जिसमें कंप्लीट सिलेबस अच्छे से शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल मॉक टेस्ट
टेस्ट, ये सब कुछ आपको इस मास्टर कोर्स में इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम से पहले रिविजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना, लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करा दिए जाते हैं। एंड ये चारों कंपोनेंट्स का है, इसके 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, 75 to 80% आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट द कोड ऑन द वेबसाइट, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई एक या दो कंपोनेंट्स या पेपर खाली अभी बच रहे हैं उनका चाहिए कोर्स, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, IIFS PPB, AFM RBWM, एंड ऑल्सो वी हैव द नवंबर 2025 के प्रिपरेशन के लिए लाइव क्रैश कोर्स पे अवेलेबल है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। चारों कंपोनेंट्स का लाइव क्लासेस, लाइव यानी कि आपको आराम से लाइव पढ़ाया जा रहा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू अटेंड लाइव तो आप रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शन इसमें जो होगा वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ है। 6 मंथ्स का वैलिडिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी कूपन कोड आपको दिया हुआ है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।